जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंस का प्रिपरेशन, यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कौन सा समय में करना सही है। और पहला चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि मेंस का प्रिपरेशन नाउ, इसका मतलब प्रीलिम एग्जाम से पहले मेंस का प्रिपरेशन आपको मेंस के लिए एकदम रेडी होना पड़ेगा। ये पहले से भी मैं बताया हूँ, पर इसको क्यों मैं इतना एम्फासिस कर रहा हूँ वो भी आप जानेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात, मेंस प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है, और मेंस के लिए जो हम नोट्स मेकिंग करेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा चीज़ नोट्स में इंक्लूड करेंगे, कौन सा चीज़ नोट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या चीज़ हमें नोट्स बनाने के टाइम पे ध्यान में रखना पड़ेगा, वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज़ है, अभी क्यों मेंस के लिए प्रिपेयर करें। अभी मतलब अभी भी थोड़ा लेट हो गया है, पर प्रीलिम से पहले मेंस के लिए क्यों प्रिपेयर करें। अगर आप मेंस के लिए ठीक से प्रिपेयर नहीं होंगे प्रीलिम से पहले, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 100% प्रिपेयर हो जाओ मेंस के लिए, पर आप 70% या उससे थोड़ा ज़्यादा भी अगर प्रिपेयर हो गए होंगे तो प्रीलिम्स के बाद मेंस का जो एग्ज़ाम आएगा उससे सिर्फ 2.5 से 3 महीना आपको एवरेज टाइम मिलेगा। प्रीलिम में बहुत कम सीट है, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी प्रीलिम हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिस बार प्रीलिम होगा, अगर इस बार प्रीलिम आपका क्लियर हो जाएगा, आप मेंस के लिए रेडी नहीं होंगे, पर सिर्फ 2.5-3 महीने में तो आपका प्रीलिम मेन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा ना। तो उससे पहले अगर आप मेंस के लिए लगभग 60-70% अगर भी आप प्रिपेयर हो गए होंगे तो आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। उसके बाद मेंस के बाद इंटरव्यू आएगा। जब मेंस खत्म हो जाता है तो कैंडिडेट्स थोड़ा लाइट मूड में आ जाते हैं, इतना और पढ़ाई, इतना हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क नहीं करते हैं। तब इंटरव्यू पास आ जाता है। अगर मेंस में आपका क्वालिफाई हो गया और आप इंटरव्यू देने चले गए, इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट का बहुत ही कम दिन बाद उसका नेक्स्ट प्रीलिम आ जाएगा। तो अगर आप मेंस को पहले से ही तैयार नहीं करोगे प्रीलिम से पहले, तो प्रीलिम में अगर आपका बाई चांस हो भी गया और मेंस में भी थोड़ा बहुत हो गया तो ये ज़्यादा बुरा है प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं होने से। तो आप प्रीलिम अगर किसी भी तरह क्वालिफाई कर ले हो, उसके बाद मेंस भी एकदम किसी भी तरह भगवान भरोसे हो गया है, उसके बाद आप इंटरव्यू तक गए हो, पर यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो आपको जो नेक्स्ट प्रीलिम मिलेगा वो बहुत ही पास मिलेगा, और वहाँ पे हो सकता है बहुत चांस है कि प्रीलिम भी ना हो। इसीलिए आप क्या करोगे ना, एक विशियस साइकिल में फंस जाओगे। तो वो विशियस साइकिल को अवॉइड करने के लिए मेंस प्रीलिम से थोड़ा पहले, थोड़ा मतलब प्रीलिम स्पेसिफिक जो 3-4 महीने चाहिए, उससे पहले आपको मेंस का लगभग 70% प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर मेंस का 70% प्रिपेयर हो जाएगा और प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो ये जो 2.5 से 3 महीना आपको मिलेगा प्रीलिम से मेन के बीच में, उसमें एक तगड़ा प्रिपरेशन हो जाएगा और एक तगड़ा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कि मेंस आप क्वालिफाई करोगे और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करके दोनों मिला के जो मेरिट आएगा उसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे, कहीं ना कोई पोस्ट में सिलेक्ट हो जाओगे। 100% गारंटी नहीं दिया जा सकता कि आईएससी होगा, आईपीएस होगा, आईएफएस होगा, आईआरएस होगा, नहीं बोल सकते, पर कोई ना कोई पोस्ट आपका सिविल सर्विस में जो 22, 23, 24 होता है उसमें सिलेक्ट हो जाओगे। ये हो गया मेंस के लिए आज से या अभी से क्यों प्रिपेयर करना जरूरी है। आज भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो 8 जनवरी, तो ये बहुत लेट हो चुका है। अभी अगर आपको इसी साल सिलेक्शन देना है तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम अपना जो ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा, साथ में आपको प्रीलिम के लिए भी अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं होगा। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा हम देखेंगे मेंस का प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। मेंस के लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक बुक और बुक लिस्ट मैंने बताया था उसी को ख़त्म कर लो, प्रीलिम्स हो जाएगा और मेंस का भी बहुत बड़ा चंक वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या है ना, मेंस में जो 2 पिलर है, फर्स्ट पिलर है आपका सिलेबस। यूपीएससी सिलेबस एकदम एलाबोरेट करके दिया है मेंस वाला। प्रीलिम्स तो सिंपल लिख दिया है, पर मेंस वाला एकदम एलाबोरेट करके दिया है। और पीवाईक्यू भी यूपीएससी मेंस का अगर 15-20 साल तक भी आप चाहो तो मार्केट में मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ को आप क्लब करोगे मतलब यूपीएससी का सिलेबस आपको याद होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं, एकदम याद होना चाहिए। कोई भी अगर सब्जेक्ट में बताऊँ या कोई भी टॉपिक बताऊँ तो आपको झट से बोलना चाहिए कि ये भाई GS3 में है, GS2 में है, GS4 में है कि GS1 में है। उसके बाद पीवाईक्यू आपको
एकदम अच्छे से आना चाहिए, मतलब पीवाईक्यू आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ अगर आप पढ़ लोगे तो इसमें से आपको क्या मिलेगा ना, आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक से या सब टॉपिक से जो कि रिपीटेडली यूपीएससी पूछ रहा है। इसका मतलब आप इन दोनों को मिलाकर आपको पता चल जाएगा कि कोई भी टॉपिक या कोई भी एरिया जो यूपीएससी का फेवरेट है, यूपीएससी उसको इम्पोर्टेंट मानता है और बार बार पूछता है, ये हो गया। प्लस आपको करंट अफेयर्स और कंटेम्पररी अफेयर्स जो है, जो इशू बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, डिबेट हो रहा है उसके ऊपर, वो तो आपको पढ़ना है। सिर्फ ये दोनों को अगर आप पढ़ लोगे, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स मिल जाएगा, कौन सा टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से नोट बना के एकदम रट लेना चाहिए मेंस के पहले। और करंट अफेयर और कंटेम्पररी अफेयर वाला जो मतलब जो मेन इशू है, जो 2-3 साल हो गया है रिपीटेडली न्यूज़ में रह रहा है और इम्पोर्टेंट है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए या नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उसको मिलाकर अगर आप 1 से 2 पेजर नोट हर एक टॉपिक के ऊपर आप अगर बना दोगे तो आप मेंस के लिए रेडी हो गए हो। 1 से 2 पेजर नोट बनाओगे और बहुत सारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत उसको रिविजन करना पड़ेगा, पर ये नोट्स अगर बना लोगे और ये टॉपिक आपको पता चल जाएगा तो आप मेंस के लिए रेडी हो। इतना ही इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लोग बहुत डिफिकल्ट करके बताते हैं। उसके बाद चलिए थोड़ा देख लेते हैं, हम जो नोट बनाएंगे तो नोट किसके लिए बनाएंगे। हम कोई बुक तो नहीं लिखेंगे ना, तो नोट्स हम बनाएंगे सिंपल इसी के लिए कि जीएस में जो क्वेश्चन आएगा मेंस में उसको हम ठीक से आंसर कर सके। तो जीएस के क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, एक होता है 10 मार्कर और एक होता है 15 मार्कर, दोनों में से 10-10 क्वेश्चन आता है। ये हो गया 100 मार्क, ये हो गया 150 मार्क, इसका मतलब टोटल 250 मार्क। अच्छा, जो 10 मार्कर होगा उसके लिए 2 पेज रहेगा, बुकलेट वाला होता है, एक क्वेश्चन आता है और उसके नीचे 2 पेज आपको मिलेगा, पर दूसरा क्वेश्चन उसके बाद शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको 2 पेज से ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, स्पेस लिमिटेड है। समझ में आ गया। वैसे ही 15 मार्कर के लिए 3 पेज। तो जो इंस्ट्रक्शन होता है 150 वर्ड हमारा 10 मार्कर के लिए और 250 वर्ड 15 मार्कर के लिए। इसलिए आप देखो 3 पेज या 2 पेज, मैक्सिमम आपको 3 पेज और 250 वर्ड या 300 वर्ड, अगर आप थोड़ा वर्ड लिमिट से ज़्यादा भी लिखोगे 300 वर्ड मैक्सिमम आपको चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो भी नोट बनाओगे हर एक टॉपिक पे, जो जो टॉपिक पिछले स्लाइड में मैं बताया कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक पे जो भी नोट बनाओगे मोर देन 2 पेज का नोट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पेज। और बहुत सारे टॉपिक है एक ही पेज में हो जाएगा नोट। ये आपको समझ में आ गया। और एक बार बता रहा हूँ, 2 पेज से ज़्यादा नोट नहीं होना चाहिए। अगर आपका नोट 2 पेज से ज़्यादा है तो आप ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहे हो कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया समझ में। उसके बाद चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आज देखते हैं नोट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। उससे पहले आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए आप सबको पता ही है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, डिस्पाइट वेरियस प्रोग्राम्स जो इरेडिकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन के मामले में और पॉवर्टी टील एग्जिस्ट करता है, इसको रीजन के साथ एक्सप्लेन कीजिए। ये हो गया 10 मार्कर वाला क्वेश्चन, तो 150 वर्ड में करोगे आप। तो इस जो भी क्वेश्चन हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद बॉडी जहाँ पे आप क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको फुलफिल करोगे, उसके बाद कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन क्या है ना, सिंपल आपका फर्स्ट इंप्रेशन। आपका मतलब जो एग्जामिनर या जो पेपर चेकर आपका पेपर चेक कर रहा है उसका आपके ऊपर और आपका नॉलेज या आपका जो क्वेश्चन और आंसर देने का जो तरीका है उसके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अच्छा, कंक्लूजन क्या है, कोई भी अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, मूवी का जो क्लाइमैक्स होता है वो अपना एक छाप छोड़ता है आपका दिमाग पर। अगर क्लाइमैक्स अच्छा होगा तो आपको एकदम थ्रिल फील होगा, आपको अच्छा लगेगा, मूवी के बारे में अच्छा महसूस होगा, तो आप मूवी को ज़्यादा रेटिंग करोगे। अगर क्लाइमैक्स बुरा होगा तो अगर मूवी भी अच्छा हो रहा होगा बीच में इंटरवल से पहले या इंटरवल के थोड़े बाद, फिर भी आपको इतना मज़ा नहीं आएगा और इतना आप उसको हाई रेट नहीं करोगे। तो क्लाइमैक्स के बाद ही आप मूवी को रेट करते हो और कंक्लूजन के बाद पेपर चेकर आपको आपका आंसर को रेट करता है। आपका आंसर 10 मार्कर होगा तो 10 से रेट करेगा और 15 मार्कर होगा तो 15 से रेट करेगा। सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, इसके लिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना चाहिए और कंक्लूजन में क्या क्या लिखना चाहिए, नोट मेकिंग वाला जो स्लाइड आएगा उसके बाद मैं बताऊंगा। पर बॉडी में आपको क्या करना चाहिए ना, जो जो टॉपिक वो पूछ रहा है और जिस ओरिएंटेशन से पूछ रहा है उसी ओरिएंटेशन से उसी टॉपिक को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। जो डिमांड है क्वेश्चन का सिर्फ उसी डिमांड को ही आप एड्रेस करो। समझ में आ रहा है।
यहाँ पे पॉवर्टी एराडिकेशन के ऊपर और वेरियस प्रोग्राम के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया हुआ है सिर्फ उसी के बारे में ये पूछ रहा है। और पॉवर्टी फिर भी क्यों एग्जिस्ट करता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा है। तो आप अगर सिर्फ पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी एराडिकेशन क्यों करना जरूरी है, ये सब अगर आप चीज़ लिखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्कर 150 वर्ड सिर्फ 2 पेज आपको मिलेगा। 2 पेज में से 4-5 लाइन 3-4 लाइन आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, 3-4-5 लाइन आपका कंक्लूजन हो जाएगा, बाकी 1.5 पेज ही मिलेगा। तो 2-3 इशू होगा, उसी को एड्रेस करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में 2-3 इशू होता है, सिंगल इशू नहीं होता है। तो सिंपल क्या है, डिस्पाइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एराडिकेशन, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में पॉवर्टी एराडिकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर आता है, ये सब लिख के आपको इंट्रोडक्शन रेडी कर देना पड़ेगा। उसके बाद कंक्लूजन में आप कोई पॉजिटिव नोट में कंक्लूड कर सकते हो, या इंडिया का कोई डाटा दे सकते हो कि हम इतना रीच कर ले, हम जल्दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव कर लेंगे, और पॉवर्टी इराडिकेशन में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना के बराबर है, ये सब चीज़ हम बोल सकते हैं कंक्लूजन में, जो पॉजिटिव अच्छा चीज़। उसके बाद बीच में क्या लिखोगे ना, पॉवर्टी एराडिकेशन क्यों जरूरी है। पहला चीज़, पॉवर्टी एराडिकेशन में क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है, और पॉवर्टी स्टिल क्यों एग्जिस्ट करता है, ये तीनों चीज़ लिखोगे। उसके बाद एक वे फॉरवर्ड भी लिखोगे कि आपको क्या लगता है, आप अगर होते तो क्या करते पॉवर्टी एराडिकेशन के लिए, तो वो सब लिखोगे। उसके बाद मेन चीज़ वो कौन सा ओरिएंटेशन में पूछा है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है। पॉजिटिव नेगेटिव ओपिनियन इस यहाँ पे थोड़ा कम देना, यहाँ पे ज़्यादा आप क्या सोचते हो नहीं पूछा जा रहा है, सिंपल रीजन पूछ रहा है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल रीजन्स ज़्यादा देने से, टू द पॉइंट देने से ज़्यादा मार्क मिलेगा। यहाँ पे अगर आपका ओपिनियन मतलब ज़बरदस्ती थोपोगे तो यहाँ पे मतलब मार्क्स कम नहीं होगा, पर आपको स्पेस उतना नहीं मिलेगा। तो सिंपल वे फॉरवर्ड करके थोड़ा 2-3 लाइन आप लिख सकते हो कंक्लूजन से पहले। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, और बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, ये हो गया आपका आंसर का फॉर्मेट। तो रिप्रेजेंटेशन इज द की, कैसे आप रिप्रेजेंट किए हो। जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको इंट्रोडक्शन, जो 2 या 3 इशू होगा जिसको डिमांड होगा क्वेश्चन का, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा वे फॉरवर्ड दोगे, वे फॉरवर्ड ज़्यादा दोगे अगर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होगा, वे फॉरवर्ड शॉर्ट में लिख लोगे अगर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे। ये तीनों चीज़ आपका कैसे कनेक्टेड है ईच अदर से, और 2-3 इशू अगर है उसको आप फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप और भी डाटा ये सब दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाई स्कोर करने के लिए ये जरूरी है। ये आपको पता चल गया। अभी देखते हैं नोट मेकिंग में क्या क्या आप इंक्लूड करोगे। 2 पेज आपके पास है मैक्सिमम, मिनिमम 1 पेज है। इसमें तो एकदम आप सब कुछ तो नहीं लिख सकते ना, तो सिलेक्टिव चीज़ आपको नोट मेकिंग करने के लिए भी चाहिए। नोट मेकिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिया हूँ, चलिए देखते हैं। पहला चीज़ है व्हाट शुड बी इन योर नोट, नोट में क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ होगा, कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी सब टॉपिक होगा, कोई भी इशू होगा, उसका हो सकता है डेफिनेशन हो, 99% चांस है उसका कोई ना कोई डेफिनेशन निकल आएगा। तो पहले डेफिनेशन भी 2 प्रकार का होता है। एक डेफिनेशन वो है कि जो आप सोच रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा था पिछले स्लाइड में, तो पॉवर्टी के ऊपर आप क्या सोचते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो अगर एकदम लूसिड सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में अगर आप लिख लोगे, वो आपका डेफिनेशन हो गया। पर क्या वो गलत है? नहीं है। वो क्या अच्छा है? वो भी अच्छा है, पर थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स फेचिंग कौन सा डेफिनेशन होगा? अगर यूनाइटेड नेशन कुछ डेफिनेशन दिया है, अगर यूनाइटेड नेशन का कोई ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर कोई पॉवर्टी के बारे में अगर कोई डेफिनेशन दिया है, और कोई स्टेट्स अगर नीति आयोग दिया है, अगर कोई जागरण और कोई स्टेटमेंट, कोई रिनाउंड पर्सनालिटी जैसे कि इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, या कोई भी यूनाइटेड नेशन का कोई अगर बड़ा आदमी होगा वो अगर बताया होगा, या कोई लेटेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर अगर कोई पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी एराडिकेट करने के लिए कोई बड़ा काम किया है, उन्होंने अगर कुछ बताया होगा, या और कोई सोशियोलॉजिकल थिंकर्स अगर है जो कि पॉवर्टी के बारे में कुछ बताए हैं। हर कोई जो रिनाउंड पर्सनालिटी है या कोई रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है,
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या रिनाउंड पर्सन है, उन्होंने और उसने कुछ अगर डेफिनेशन दिया है तो वो डेफिनेशन ज़्यादा मार्क फेचिंग, ज़्यादा अपीलिंग होगा पेपर चेकर के लिए, वो उसमें ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ेगा। तो डेफिनेशन आप जो सोच रहे हो, जो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल है वो भी अगर आप लिख के आओगे तो फाइन एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर किसी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का या कोई रिनाउंड पर्सन है, चाहे इंडिया का हो, वर्ल्ड के कोई भी देश का हो, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो वो ज़्यादा मार्क फेचिंग होगा। ये हो गया। अगर कोई डेटा आया है या फैक्ट्स आया है, इसको एक चीज़ याद रखो, ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आप सोर्स दे सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। मतलब कितने परसेंट प्रॉपर्टी है, उसको अगर आईएमएफ बोला है, वर्ल्ड बैंक बोला है कि इंडिया में इतने परसेंट प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा अच्छा होगा रादर देन सिर्फ बोल देना कि समथिंग परसेंटेज प्रॉपर्टी है, एक्सट्रीम प्रॉपर्टी ना के बराबर है। ये किसने कहा? अगर आपने कह दिया तो क्या वो एकदम स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट हो गया? नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोला होगा, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बोला होगा, तो जाके उसको ज़्यादा रिनाउंड और ज़्यादा प्रॉमिसिंग माना जाएगा। तो कोई भी अगर डाटा और फैक्ट्स आप अपना मेंस का जो नोट्स मेकिंग कर रहे हो, हर एक टॉपिक लिखो और उसके बारे में जो 2 पेज शायद आप नोट्स बनाओगे, तो उसमें जो भी डाटा फैक्ट्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेफिनेशन आप अगर लिखोगे तो उसमें से जो डाटा फैक्ट्स होगा या कोई भी डेफिनेशन होगा, थोड़ा रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन या कोई रिनाउंड पर्सनालिटी के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए सही है, आप नीच भगवान है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके बाद सम बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर कुछ मिल सकता है तो आप उसको भी इंक्लूड करो एग्जाम्पल के तहत। आप अगर देखोगे बहुत सारे टॉपर्स कॉपी में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखते हैं कि इसी ज़िले के कलेक्टर और कोई एडमिनिस्ट्रेटर या एसडीएम या कोई सेक्रेटरी लेवल का, मोस्टली प्रिफरेबली एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर कोई अगर अच्छा काम कर रहे हैं उसको ही सिंपल एग्जाम्पल के तहत हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई एनजीओ है वो भी अगर अच्छा काम किया है उसका नाम दे सकते हो, कोई प्राइवेट एंटिटी है वो भी अच्छा काम किया है उसको भी बोल सकते हो, कोई इंटरनेशनल एंटिटी है, कोई अदर गवर्नमेंट है वो भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हिसाब से आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, बशर्ते वो सही होना चाहिए। प्रिफरेबली एडमिनिस्ट्रेटर क्यों है? क्योंकि आप आईएएस एग्जाम के लिए आंसर लिख रहे हो, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर का मिलेगा तो आपको अच्छा होगा। अच्छा, आप बोलोगे कि ये जो डेफिनेशन है या डेटा फैक्ट्स है या बेस्ट प्रैक्टिसेस है कहाँ से ढूंढेंगे? सिंपल सी चीज़ है, जो भी टॉपिक के ऊपर आपको बनाना है नोट्स, उसी टॉपिक को आप गूगल में या चैट जीपीटी में सर्च करो। गूगल में जैसे इमेज, ऑल, न्यूज़, ये सब होता है ना, तो उसी न्यूज़ वाला सेक्शन जो होगा उसी में क्लिक कर दो, तो वो टॉपिक को न्यूज़ वाला फिल्टर लगा के देख लो कि बहुत सारा आपको न्यूज़ मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर नहीं भी हो रहा है आप सिंपल चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी आपको बता देगा कि रिसेंटली 1 साल में, 2 साल में या 5 साल के अंदर अंदर कोई बेस्ट प्रैक्टिस है क्या। बाई एडमिनिस्ट्रेटर मारोगे, अगर एडमिनिस्ट्रेटर का कोई एग्जाम्पल उसने नहीं दिया तो बाई एनी एंटिटी मार दोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। उसके बाद कोई कमिटी, कमीशन, हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आप नोट में इंक्लूड करोगे हर एक चीज़ आपको गूगल या चैट जीपीटी से मिल सकता है। आपको बेसिक बुक पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन चले जाना है। अभी एआई का ज़माना है, आपको एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं कर पाओगे तो कैसे एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे भाई? तो आपको सिंपल चैट जीपीटी, गूगल, ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए। जेमिनाई हो गया, ग्रॉक हो गया ट्विटर का, इसको आप इस्तेमाल ठीक से करो। तो ये हो गया। जैसे आप ये सब ढूंढोगे, जैसे आप कमिटी और कमीशन, कोई भी अगर पॉवर्टी एराडिकेशन के बारे में क्वेश्चन है ना, आपको पॉवर्टी एराडिकेशन एक टॉपिक मिल गया, उसके ऊपर कोई कमिटी और कमीशन बैठा है क्या? अगर कमिटी कमीशन बैठा है तो उसका कोई रिपोर्ट्स आया है क्या, ये आप ढूंढ लो। अगर आया है और वो रेलिवेंट होगा, वो आपको लग रहा है कि रेलिवेंट होगा, तो उसको अपना नोट में इंक्लूड करो। उसके बाद कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या कोई कोर्ट केस अभी भी चल रहा है क्या? अगर इंपॉर्टेंट कोर्ट केस चल रहा है, जैसे बहुत सारे हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है और
ऐसे भी कोई सोसाइटल इशू है, उसके ऊपर तो कोर्ट केस चलता रहता है। तो उसको सिंपल आप ढूंढ लो कि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट आया है क्या, नहीं आया है, फिर भी कोई कोर्ट केस है क्या, उसको आप अपना नोट्स में इंक्लूड करो। ऐसे ही आपको मैप, रनिंग है मैप आपको आना चाहिए। इसका मतलब भारत भारत की तरह देखना चाहिए। वर्ल्ड के कोई अगर सेक्शन का मैप आप बना रहे हो तो आपको वो सेक्शन का मैप ठीक से आना चाहिए। ठीक से मतलब एकदम स्केल पका के आप एकदम इंच बाई इंच, सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर ठीक से बना रहे हो, एकदम छप रहे हो, वो नहीं चाहिए। पर वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मतलब यूरोप की तरह देखना चाहिए कि ना साउथ अमेरिका की तरह। समझ में आ रहा है? अगर पूरा वर्ल्ड मैप बना रहे हो तो यूरोप एशिया से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? सिंपल ऐसे रनिंग हैंड में आपको मैप आना चाहिए। और हर एक चीज़ मोस्टली जो एनवायरनमेंट वाला होता है या प्लेसेस इन न्यूज़ वाला सेक्शन होता है ज्योग्राफी में, वो सब का मैप आप इंडिया में कहाँ पे है या कोई वर्ल्ड में है, ये सब को आपको ठीक से पहचानना जरूरी है। क्योंकि बहुत जगह पे इतना ज़्यादा फैक्ट्स, डेफिनेशन या कोई रिपोर्ट नहीं होता है। तो कोई अगर पर्टिकुलर जगह, प्लेस का मेंशन है तो आप साइड में एक मैप बना सकते हो, वो अपीलिंग लगेगा। उसके बाद कोई अगर ग्रेट पर्सनालिटी कोई इशू के ऊपर कोटेशन दिए हैं, उसको भी आप अपना नोट में इंक्लूड कर सकते हो। और लास्ट चीज, कोई अगर पॉजिटिव जागरण से, चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा हो, मुख्यमंत्री के द्वारा हो, प्रेसिडेंट के द्वारा हो, या और कोई रिनाउंड पर्सन के द्वारा भी हो, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। मोस्टली ये कंक्लूजन में, ये कोटेशन और ये वाला जागरण मोस्टली कंक्लूजन में यूज होता है। वहाँ पे आपको आपका अच्छा इंप्रेशन पकाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सबका साथ सबका विकास, ये सब जो नारा है वो आप यहाँ पे सिंपल, मतलब हो सकता है हिंदी या संस्कृत में वो नारा होगा, पर उसको उसी लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश स्क्रिप्ट में आप लिख सकते हो, अच्छा इंप्रेशन वो भी लाएगा। तो ये सब चीज़ आपका मेंस का जो नोट्स मेकिंग करोगे इसमें होना चाहिए। तो अगर एटलीस्ट आप अभी क्या कर रहे हो, आप ऑप्शनल चुपचाप खत्म करो। खत्म मतलब कम से कम एक रीडिंग आपका हो जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए कोई डेफिनेशन वाला कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो भी चलेगा, पर प्रीलिम के लिए भी फोकस करो, उसके साथ प्रीलिम क्लियर करो। बाकी जो मेंस के बीच में जो आएगा टाइम, उसमें से बहुत ही कम टाइम में ऐसा, अगर आप नोट्स वाला आपका 1 या 2 पेज का हर एक टॉपिक और सब टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक सब टॉपिक में मेंस शुरू होने से पहले आपको दे दूंगा। मतलब प्रीलिम से पहले भी अगर कोई समय मिलेगा तो आपको मैं दे दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 300 होगा, 250 मतलब टॉपिक होगा। उसी टॉपिक के ऊपर आपको मेंस का जो नोट्स बनाना है, उसी को एकदम रिवाइज करना है और उसी को बार बार आंसर राइटिंग में यूज करना है। जो जो आप डाटा या कोई रिपोर्ट्स, कोर्ट केसेस या कोई भी अगर जागरण हो गया या कोई डेफिनेशन हो गया, तो जहाँ पे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, जहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अगर आप खुद भी लिख रहे हो, वहाँ पे यूज करना शुरू कर दो। सिर्फ इतना ही चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही सिंपल है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सबको। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।